सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। सो मुझे मालूम है आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि बहुत दिन हो गए कोई वीडियो नहीं आया है चैनल पे। तो जी, हाजिर हैं आपके लिए एक वीडियो लेके। तो जिसमें हम लोग आज ना एक डिटरमेंट पार्ट को स्टार्ट किया है। तो डिटरमेंट हम लोग समझेंगे डिटरमेंट होता क्या है एक्चुअली, है ना, कैसे काम करता है, किस प्रकार से मैट्रिक्स और डिटरमेंट एक दूसरे से कितने अलग हैं। उन चीज़ों को हम लोग आगे आने वाली सीरीज को, है ना, समझेंगे। जो भी सेशंस आएंगे उनमें हम लोग समझेंगे इस बारे में। और बाकी हम लोगों ने बहुत अच्छे से बेसिक से इस प्रकार से शूट कर रहे हैं वीडियोस को, जिससे हमें मालूम है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। हर चीज़ को बारीकी से लिया गया है, तो उसका भी मज़ा लीजिए और साथ ही साथ एंजॉय करिए सेशन का। और फिर हम लोग आज के सेशन को देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। और मेरा आज का गोल है कि मैं डिटरमिनेंट को समझाऊं तुम्हें, और उसके बाद इसके अंदर कितना अरेंजमेंट है, कैसे नोटेशन होता है ना, क्या इसकी खासियत होती है, क्या रो कॉलम वगैरह है। उसके बाद हम लोग ना इसका एक अच्छा सा पार्ट है, छोटा सा, लेकिन उसको यूज बहुत करते हैं हम लोग, जो कि ये माइनस एंड कोफैक्टर। आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे। फिर आगे आने वाली क्लास में यानी कि सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट को कवर कर रहे होंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करेंगे। फिर इसका अरेंजमेंट और नोटेशन देखेंगे। फिर मैट्रिक्स और बर्थ से डिटरमिनेंट क्या चलता है वो चीज़, और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड देन माइनस एंड कोफैक्टर्स। ओके, तो अच्छा है, टॉपिक भी बढ़िया है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन में हम लोग क्या समझते हैं, इस चीज़ को समझिए। तो डेफिनेशन में हम लोग ना जानते हैं कि जैसा अभी ये लोग हम लोगों ने बता भी दिया था कि ये ना एक क्या है, एक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है ना, स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, डन, ऑफ नंबर्स है, which gives us a numerical value. Okay, numerical value, डन। तो मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं नीचे टैब पे लिख रहा हूँ। जब आपको फाइनल वीडियो मिलेगा तो एक साइड मैं हूँगा और एक साइड हमारी टैब पे जो भी लिख रहा हूँ मैं वो दिख रहा होगा। डन। तो अच्छा है, एक इनोवेटिव है, तो बढ़िया तरीके से हमने इसको प्रेजेंट किया। और अगली बार से कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अच्छे पार्ट से जल्दी ये थ्योरेटिकल पार्ट ना ऐसे लिखना ही है, तो फिर एक ही बार में लिख लिया जाए, है ना। तो जो डेफिनेशन है वो मैं उसमें क्या लिखा मैंने, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच गिव्स अस न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे हो सकती है वो हम चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ बातें हैं कि ये अरेंजमेंट दिखता कैसा है ना। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसका जो नोटेशन है पहले तो उसको समझ लो। डन। इसका जो नोटेशन है, इसमें हम नोटेशन के लिए ना हम लोग डी का यूज कर रहे होंगे, कैपिटल डी का। तो कैपिटल डी से भी डिटरमिनेंट को दिखाते हैं हम लोग। डेल्टा एक ट्रायंगल जैसा शेप है, उससे भी दिखाते हैं ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इनसे हमें डिनोट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, वो सॉरी किसी भी डिटरमिनेंट को। ओके, उसके बाद हमारे पास अरेंजमेंट कैसा आएगा, तो जो भी अरेंजमेंट रहा होगा, जो भी अरेंजमेंट होगा उसको हम ना एक वर्टिकल वार में रख रहे होंगे, वर्टिकल वार। अब ये वर्टिकल वार कैसा होगा, जैसा आपने मॉडुलस का साइन देखा ना, बिल्कुल सेम वैसा ही देखेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे बोलने का तरीका और उसको बोलने का तरीका अलग है। वहाँ पे हम उसको मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलते हैं, जबकि यहाँ पे हम लोग ना इसको वर्टिकल बार बोलते हैं। डन। अच्छा, अब ये वर्टिकल बार दिखेगा कैसा वो समझो, है ना। अगर हमारे पास वर्टिकल बार थोड़ा सा एक अरेंजमेंट होगा इस प्रकार से कुछ नंबरों का। डन। ठीक है, ऐसे करके कुछ अरेंजमेंट होंगे। क्लियर। तो ऐसे हमें एक वर्टिकल बार देखेगा। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिखे होंगे, ऐसे कुछ एलिमेंट्स लिखे। डन। ऐसे कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे और उनका एक अरेंजमेंट होगा। डन, उनका एक अरेंजमेंट होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ मैंने ये जो सर्कुलर शेप लिखी है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो लिख रहा है, इसको हम लोग रो से जानेंगे, रो से जानेंगे। अब रो तो सर काफ़ी है,
तो इसमें स्पेसिफिक क्या रहेगा, तो इसको हम लोग रो 1, इसको रो 2, इसको रो 3 बोलेंगे। डन। ऐसे हमारे पास सर कॉलम में भी हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। तो इसको हम लोग कॉलम 1 बोलेंगे, इसको हम लोग कॉलम 2 बोलेंगे और इसको हमको कॉलम 3 बोलेंगे। डन। अब आपने अगर गौर किया होगा तो यहाँ पे हम लोगों ने जितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो क्या ये हमेशा पॉसिबल रहेगा? हाँ सर बिल्कुल। अगर डिटरमिनेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखने का क्या तरीका है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज है, सबसे पहले रो नंबर, उसके बाद हमारे पास आएगा एक कॉलम नंबर। डन। तो सबसे पहले एक रो नंबर और उसके बाद एक कॉलम नंबर आएगा। डन। तो ये 3x3 का एक डिटर्मिनेंट हो गया, एक 3x3 का डिटर्मिनेंट हो गया। इसको हम लोग सिंपली ऑर्डर 3 भी बोलते हैं, इसको हम लोग सिंपली ऑर्डर 3 भी बोलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ना, जब हमने पहले ही कह दिया है कि डिटरमिनेंट जो है वो तभी पॉसिबल है, कब? जब उसके अंदर नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो अगर मैंने पहले ही बोल दिया है तो इससे मतलब हो गया है कि ये हमेशा तभी वैलिड है जब नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो अगर मैंने कह भी दिया ऑर्डर 3 तो इसका अपने आप में मतलब हो जाता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ही होंगे। और वो कितने होंगे वो आपको दिखा दिया जाएगा। अगर ऑर्डर 3 बोल दे तो 3 रोज 3 कॉलम्स, अगर ऑर्डर 4 बोल दे तो 4 रोज 4 कॉलम्स, अगर ऑर्डर 2 बोल दे तो 2 रोज और 2 कॉलम्स। हमारे सिलेबस में जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 3x3 और 2x2 डिटरमिनेंट सही जो है वो ज़्यादा पूछा जाएगा। 4x4 के लिए हम लोग हायर स्टडी में पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सवाल भी आते हैं अलग अलग, तो उनको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग 2x2 और 3x3 पे मेजरली बढ़ रहे होंगे। डन। लेकिन हम लोग जो चीज़ें प्रूव कर रहे होंगे, हम लोग जो रिजल्ट लिख रहे होंगे, हम लोग जो प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे होंगे वो फिर 3x3 हो 4x4 हो जितना भी हो वो हर जगह वैलिड होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं आगे की चीज़ों को क्या होगा। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन समझा, फिर हमने नोटेशन समझा, फिर हमने अरेंजमेंट समझा कि इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। डन। अब क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ना स्पेसिफिक कोई ना कोई एलिमेंट लिखा है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये वाला एलिमेंट, डन, जिसको मैंने ऐसे फिल्ड किया है ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिसको मैंने यहाँ पे फिल्ड किया है। डन। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसको मैंने यहाँ पे फिल्ड किया है। डन। और कुछ हमारे पास ऐसा भी हो सकता है जिसको मैंने यहाँ पे फिल्ड किया। तो ये मैंने अलग अलग तरह से आपको कुछ एलिमेंट्स को मैंने फिल्ड करके दिखाया। अब इनको हम लोग जो है, अगर मैं तुमसे कहूँ अभी तुम्हारे पास सारे सर्कुलर है, सब एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कलर्ड किया तो ये सारे अलग अलग बनने लगे। अब मैं तुमसे कहूँ कि ये बताओ जो मैंने वॉयलेट कलर यानी कि जो वैगनी कलर है, हमारा पर्पल कलर है, उसको मैंने किस पोजीशन पे रखा है, तो वो मैटर करेगा। मैं तुमसे पूछूंगा रेड किस पोजीशन पे है, मैटर करेगा। मैं पूछूं ब्लैक किस पोजीशन पे है, मैटर करेगा। तो यही जो मैटर है इसको हम लोग जो है डिटरमिनेंट के लैंग्वेज में, मैट्रिसेस के लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ अ एलिमेंट। तो वो यानी कि जो भी एलिमेंट है वो रखा कहाँ, उसकी लोकेशन क्या है ना। तो इन चीज़ों को भी समझते हैं हम लोग। तो ध्यान रखेंगे हमारे पास हमेशा कभी भी अगर हमें रो या कॉलम को दिखाना है, किसी भी रो या कॉलम को दिखाना है और उसके अरेंजमेंट के लिए, या हम लोग ये कह सकते हैं किसी एलिमेंट की लोकेशन के लिए, तो रो और कॉलम जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल रखता है। तो ध्यान रखेंगे। अगर मैं इस पर्पल वाले कलर के लिए बात करूं, पर्पल के लिए बात करूं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो मैं तो अगर तुमसे पूछूं ये कहाँ रखा है तो तुम ये कहोगे सर अगर मैं इसको स्पेसिफिक बनाना है तो मैं ये कहूँगा कि सर ये R1 में है, मतलब फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में रखा हुआ है। ठीक है सर, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। डन, बहुत बढ़िया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये जो ब्लैक है ना, ये जो ब्लैक है इसकी लोकेशन बता दो, इसकी लोकेशन बता दो, तो तुम कहोगे सर ये ना रो थर्ड में रखा है ना, थर्ड रो में और 1 कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। अच्छा, अगर कोई आपसे रेड की भी पोजीशन पूछ सकता है कि बताओ रेड की पोजीशन क्या है ना, रेड की पोजीशन क्या है, तो तुम कहोगे सर रेड की जो पोजीशन है वो रो 3 में, थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में। डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे बताओ कि इस ब्लू की पोजीशन क्या है, इस ब्लू की पोजीशन क्या है, तो तुम बोलोगे, क्या बोलोगे सर कि ये जो लिखा हुआ है वो हमारे पास सेकंड रो है ना, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है। हाँ या ना, बिल्कुल सर। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये काम हुआ, जैसे ही हमारे पास ये काम हुआ तो मैं देखा कि ये सर अरेंजमेंट जो भी है वो इस प्रकार से रखे हुए हैं, इस प्रकार से रखे हुए हैं कि इनको पहचानना, इनकी लोकेशन को बताना हमें वहीं पहुंचा रहा है और कहीं भी नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, तो अब इनको तो मैंने ऐसे लिखा है लेकिन इनको लिखा कैसे जाता है वो चीज समझो, है ना। तो अगर कोई
फर्स्ट रो है ना, जैसे हमारे पास था, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस एलिमेंट को हमें दिखाना है तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि कोई एलिमेंट स्मॉल ए से डोनेट करेंगे और मैं ऐसे कहूँगा कि वो फर्स्ट रो, इसके सफिक्स में लिखा जाएगा थर्ड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये। अच्छा, तो सर अगर मान लो कि मैंने कहा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बताओ कैसे लिखा जाएगा, तो तुम बोल दोगे कि सर A2 बन करके, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे ये बताओ थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो इसको कैसे दिखाओगे तुम, तो A3 है ना, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो ये इस प्रकार से हमारे पास लोकेशन होता है। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, तो मैं तुमसे कहूँ कि हमारे पास कोई एक आयत रो है ना, आयत रो है और कोई जेथ कॉलम है, जेथ कॉलम है, डन, जेथ कॉलम है। तो अब इसकी लोकेशन क्या होगी, तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, लेकिन जिनके बेसिक्स हमने अभी कवर किए हैं उनको समझाए तो वो एकदम बता देगा, सर रो नंबर क्या है, सर आई नंबर है, कॉलम नंबर क्या है, जे है, तो ये क्या हो गया, ए आई जे, डन। तो यानी कि इसी जो हमने ए आई जे लिखा है, यही जो ए आई जे लिखा है, इसी को हम लोग जनरल एलिमेंट के नाम से जानेंगे, जनरल एलिमेंट। तो कोई भी हमें जनरल एलिमेंट दिखाना है तो हम इस प्रकार से इसको दिखाते हैं, समझ गए ना, समझ गए ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, डन। तो ये हमारे पास लोकेशन ऑफ एलिमेंट का कमाल होता है, डन। अब ध्यान देना, इसी लोकेशन ऑफ एलिमेंट में, इसी लोकेशन ऑफ एलिमेंट में आप कुछ एलिमेंट्स पे गौर करना, जैसे कि इस वाले देखो, पर्पल वाले पर है ना, और इस ब्लू वाले को और इस रेड वाले को, इस पर्पल की पोजीशन क्या है तुम बताओ, A11, इस ब्लू वाले की पोजीशन क्या है, A22, इस रेड वाले की पोजीशन क्या है, A33, डन। तो यहाँ पे तुम गौर कर पा रहे हो कि यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं ये जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों सेम है, हाँ या ना, ठीक है सर। अगर जब रो और नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है तो ऐसे मैट्रिक्स, मतलब ऐसे डिटरमिनेंट जो वाले पार्ट्स हैं जहाँ पे अभी हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं ना, और आगे मैट्रिक्स में भी यही चीजें आनी है ना, तो वहाँ पे भी समझ लो। तो जब किसी एलिमेंट का रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है तो उनको हम लोग ना डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास रखे हुए हैं ये सारे, ठीक है ना, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो भी हमने अरेंज किए हैं यहाँ पे, जिसको मैंने ऐसे इस रेक्टेंगल के अंदर दिखा दिया, डन। तो ये क्या दिखाएंगे, ये सारे हमारे पास जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। कैसे एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डन, समझ गए ना, पक्का, पक्का, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो जब कभी भी रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है तो वो जो एलिमेंट्स जहाँ प्लेसिंग होती है वो डायगोनल एलिमेंट्स होता है, और जहाँ ये रखे होते हैं, जहाँ ये रखे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, डन। और इनको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, अब ध्यान देना, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल से जो मैंने दिखाया है यहाँ पे गौर करो, जो ऊपर वाला ट्रायंगल मैंने दिखाया है, बनाया है, इसको गौर करो थोड़ा सा, ठीक है ना, हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, रेड से दिखा देता हूँ, अच्छा हाईलाइट होगा, डन। ये वाले एलिमेंट्स, उसके बाद इन्हीं वाले पार्ट्स में देखो, ठीक है ना, ये मैंने बना दिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सुनना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, डन, ये वाले, है ना, तो यहाँ पे तुम गौर कर पा रहे हो कि अगर मैं इस वाले की पोजीशन पूछूं, है ना, जिसको मैंने ऐसे टैप करके दिखाया है, इस वाले की अगर मैं पोजीशन पूछूं तो आप क्या बताओगे, सर ये रो 1 में है लेकिन कॉलम सेकंड में है, तो ये हो गया A12 एलिमेंट, है ना। तो ये वाला एलिमेंट हो गया A12, इसके पास वाला हो गया A13, और उसके जस्ट नीचे वाला हो गया A2, कौन सा, A23, है ना, A23, डन। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे कैसे एलिमेंट्स हैं, सर ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे आई जो है वो लेस देन है जे से, समझ गए ना, कि सर यहाँ पे जो रो नंबर होगा ना वो छोटा है कॉलम नंबर से, तो ऐसे एलिमेंट्स, मतलब तो वहाँ पे हमने लिख दिया आई लेस देन जे। और नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे कैसा दिख रहा है सर, यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो आई है वो ग्रेटर देन जे है, क्यों, क्योंकि सर देख लो, कॉलम फर्स्ट है लेकिन रो थर्ड है। अगर मैं ब्लैक वाले एलिमेंट की बात करूँ तो रो थर्ड है और कॉलम फर्स्ट है,
तो समझ गया ना। तो सर यहाँ पे कैसा आई ग्रेटर देन जे है। डन। तो जब आई लेस देन जे है तो मैं कहूंगा ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अपर ऑफ डायगोनल्स हैं, अपर ऑफ डायगोनल्स हैं। और जो आई ग्रेटर देन जे है वहां पे क्या हुआ है, लोअर ऑफ डायगोनल है ना। तो मतलब ये डायगोनल से नीचे और वो डायगोनल से ऊपर है, सिंपली बात। अब ये यूज कहाँ आएगा, वो आएगा धीरे धीरे आएगा, है ना। हम लोग चीजों को उसको समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इन चीजों को ध्यान रखेंगे। डन। तो हमेशा इस वाले पार्ट्स को ध्यान से रखेंगे, ठीक है। आई लेस देन जे कहाँ होता है, आई ग्रेटर देन जे कहाँ होता है। और इसको भी बोल सकते हो कि अगर मैं इसमें पूछ लूं कि डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा, तो तुम सिंपली बोल सकते हो सर यहाँ पे आई इक्वल टू जे होगा, आई इक्वल टू जे होगा, है ना। डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना मुझे समझाना था। चलिए बहुत सारी चीजें इसमें हमने कवर कर ली। तो चलिए अब हम लोग अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो कि है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है ना। तो हम लोग को इसको स्टार्टिंग से लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक 2/2 का डिटरमिनेंट लिया है, जिसमें हम लोग माइनर निकालने की कोशिश करेंगे। तो माइनर एक्चुअली काम कैसे करता है वो चीज़ सुनो, है ना। तो ध्यान देंगे, क्लियर। तो सबसे पहले अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर चाहिए, किसी भी एलिमेंट का माइनर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रोसीजर क्या है समझो। जैसे मुझे सपोज A11 का माइनर चाहिए, मुझे किसका चाहिए, A11 का। तो मान लो मुझे इस A11 जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है और इसका मुझे माइनर चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे वो चीज़ ध्यान दो। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जिस रो में बैठा है उसको, डन, उसको, और जिस कॉलम में बैठा है ना, तो जिस रो में बैठा है उसको और जिस कॉलम में बैठा है उस वाली कॉलम को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। जो बच गया हमारे पास, जो भी बच गया, क्या बचा, A22, वही इस A11 का माइनर है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली A11 का माइनर ऑफ A11 एलिमेंट, A11 एलिमेंट इज A22। डन, सिंपली बस इतना ही काम करना है। जो जिसका भी एलिमेंट का माइनर हमें चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, उसको जहां पे भी वो बैठा है उसकी प्लेसिंग में उसकी रो को और उसके कॉलम को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो। और जो भी बच जाता है वही क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट, मतलब उसका माइनर होगा, है ना, उस डिटर्मिनेंट का माइनर होगा। और वो भी जो है, अगर मैं सिंपली बोलूं तो माइनर ऑफ A11 एलिमेंट इज A22 का डिटर्मिनेंट, ऐसे आता है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे हमारे पास सिंगल नंबर होता है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू वही आ जाता है सेम, तो वही जो लिखा है वही आ जाएगा। तो A22 इज द फाइनल आंसर। अब कोई हमसे पूछे कि सर मुझे ये बताओ A12 का डिटरमिनेंट क्या होगा, है ना, A12 का माइनर क्या होगा, सॉरी, है ना, A12 का माइनर क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, A12 इस वाली कॉलम में बैठा है, वो सॉरी इस वाली रो में बैठा है, फर्स्ट रो में, लेकिन कॉलम सेकंड में है। तो हम कॉलम सेकंड वाले में क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। डन, इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो अब क्या बच गया हमारे पास, अब बच गया A21, है ना। तो हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ A12 एलिमेंट इज A21 का डिटरमिनेंट, और सिंगल नंबर का डिटरमिनेंट वही सेम आता है जो अंदर लिखा है। अगर नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव बाहर आएगा, पॉजिटिव लिखा है पॉजिटिव बाहर आएगा, जीरो लिखा है तो जीरो बाहर आएगा, जो भी होगा दैट इज, है ना, एज इट इज वही आ जाएगा, ठीक है ना। अब कोई कहे कि सर मुझे ना माइनर ऑफ A21 चाहिए, मुझे माइनर ऑफ A21 चाहिए, तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो मुझे चाहिए था A21 का माइनर, तो हमने क्या किया, उस A21 पे एक सर्कल किया और उसमें जिस रो में बैठा था उसको और जिस कॉलम में बैठा उसको एलिमिनेट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका माइनर आ जाएगा। तो अब हम लोग लिख लेंगे कि माइनर ऑफ A21 एलिमेंट इज A12 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, है ना, A12 का डिटर्मिनेंट वैल्यू।
क्लियर। अब सेम काम बिल्कुल वही काम, तो माइनर ऑफ, अगर मैं लास्ट वाला पूछ लूँ, माइनर ऑफ A22 एलिमेंट, A22 एलिमेंट इज क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। A22 एलिमेंट सर यहाँ पे आएगा सर्कल, और ये एलिमेंट हो जाएगा, ये एलिमेंट बचेगा, बचेगा A11, है ना। A11 डन। तो इस प्रकार से हम लोग माइनर को निकालते हैं। क्या करेंगे, जब भी हमें किसी भी एलिमेंट का माइनर चाहिए, उसे जिस रो में बैठा है, जिस कॉलम में बैठा है, उसको हाइड कर दो, एलिमिनेट कर दो, जो बच जाए उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ले लो, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ले लो। तो जो 1/1 है ना, अब ये देखो इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो उससे एक ही एलिमेंट बनेगा, तो यानी कि 1/1 का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है वो सेम ही आता है। डन, क्लियर, बहुत बढ़िया, है ना। अब मान लो अगर मैं 3/3 के लिए पूछ लेता माइनर, जैसे सपोज इस प्रकार ये वाले एग्जांपल के साथ, तो इस वाले में क्या होगा, हमारे पास जैसे ही हमें मान लो A11 का एलिमेंट का मुझे माइनर चाहिए, तो भाई सेम काम, बिल्कुल सेम काम, है ना, ठीक है ना। अब फिर सपोज, अब जैसे मान लो मुझे A11 का माइनर चाहिए, तो जैसे जैसे मैंने A11 का माइनर चाहिए मुझे, तो मैंने उसकी जिस जिस भी रो में बैठा था उसको, और जिस कॉलम में बैठा उसको एलिमिनेट कर दिया, तो जो बचा हमारे पास, जो भी बचा हमारे पास, है ना, वो क्या हो गया, इसका माइनर हो गया, है ना। जो भी बचा उसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो लिखते हैं, तो माइनर ऑफ A11 एलिमेंट, A11 एलिमेंट, है ना। तो इस A11 एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा सर, जो भी बचेगा उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, तो सर ये आ जाएगा क्या, A22, बिल्कुल सेम विदाउट चेंजिंग ऑफ ऑर्डर, है ना, A32 A33, है ना। जैसा बचेगा हमें वैसा ही लिखना है। डन, जैसा बचा है वैसा ही लिखना है डिटरमिनेंट में। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका माइनर। तो माइनर ऑफ A11 एलिमेंट जो आया वो ये आया। डन। अब ये कैसा आ गया सर, ये तो एक 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया। ये क्या आ गया, एक 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया। पिछले में क्या था सर, ये 1/1 का डिटरमिनेंट था, है ना। ये कैसा था, 1/1 का डिटरमिनेंट था। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, 1/1 का डिटरमिनेंट था। डन, क्लियर। ये 2/2 का डिटरमिनेंट है सर। 1/1 के डिटरमिनेंट के लिए आपने बोला कि अंदर जो भी लिखा है सीधा सेम वही आ जाएगा उसकी वैल्यू के लिए। अब ये 2/2 है, तो जैसा लिखा है वैसा ही आ जाएगा सेम, नहीं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज देखो। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए 2/2 का, सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, A22 का मतलब A33, ऐसे, मतलब अब कोई भी हो सकता है उसके पास, है ना, जो भी एलिमेंट है, तो जो भी है सबसे पहले ये, है ना, उसके बाद ये, है ना। डन, इस प्रकार से सॉल्व होता है, सबसे पहले ये और फिर ये, है ना। डन, तो इस प्रकार से हम लोग इसके डिटरमिनेंट वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो आएगा क्या, है ना, तो वो लिख दो। तो सर सबसे पहले इसका क्या आएगा, A22 का मल्टीप्लाई A33 के साथ होगा, माइनस फिर A32 का मल्टीप्लाई, है ना, A23 का मल्टीप्लाई A32 के साथ होगा, ऐसे निकलता है। डन। अब सपोज हम लोग एक जनरल ले लेते हैं, तो हमने मान लेते हैं हमारे पास एक 2/2 का डिटरमिनेंट लिखा है ABCD, और मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो क्या होगा, AD माइनस BC। डन, AD माइनस BC। डन, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको। डन, तो ये हमारे पास एक 2/2 का डिटरमिनेंट हमें ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है। अब मान लो कोई हमसे ये पूछ लेता है ना, हमसे कोई ये पूछ लेता है, ठीक ना, हमसे कोई पूछ ले बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो बताओ क्या होगी, जल्दी बताओ। सर क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लाई, तो 15 टू ज़ा माइनस फिर ये वाला मल्टीप्लाई 12 × 1, तो क्या आ जाएगा, 15 टू ज़ा 30 माइनस 12 विच इज 18। डन। अब उसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकल आएगी। डन। अब मान लो सपोज हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं,
कोफैक्टर्स के लिए कोफैक्टर्स कैसे निकलेगा, है ना, कोफैक्टर्स कैसे निकलेगा। एक और है, इसको दिखा दो, एक और दिखा दो इसका। ठीक, अब सपोज इसका A23 का मुझे माइनर चाहिए, तो अब कैसे निकलेंगे देख लो, है ना। तो हमने क्या किया, बिल्कुल सेम काम सर, जिसका भी माइनर चाहिए उसको पकड़ो और उसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, जो बच जाए उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ले लो, है ना। तो माइनर ऑफ A23, है ना, माइनर ऑफ A23 एलिमेंट, A23 एलिमेंट क्या मिला सर, बचा क्या, A11, है ना। तो विदाउट चेंजिंग ऑफ ऑर्डर, है ना, तो बिल्कुल सेम सेम वही लिखते चले जाएंगे, A11, A12, फिर A31 और A32, है ना, A11, A12, A31, A32, डन, ये हो गया। अब कर दो, कैसे होगा सर, सॉल्व कैसे होगा, A11 का मल्टीप्लाई A32 के साथ, है ना, A11 का मल्टीप्लाई A32 के साथ, और फिर क्या होगा, A12 का मल्टीप्लाई A31 के साथ। A31 के साथ, बस बिल्कुल सेम। यानी कि अब मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि माइनर और कोफैक्टर माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकलते हैं 2/2 के लिए और 3/3 के लिए। डन, अच्छा, हाँ या ना, समझे, ओके सर। मान लो 4/4 का आ जाता है, मान लो 4/4 का आ जाता है, तो सपोज जैसे अब हमारे पास आ गया 4/4 का डिटरमिनेंट, है ना, दिख रहा है आपको, कैसे दिख रहा है सर, क्योंकि इसमें ना 4 रो है ना, और 4 ही कॉलम है, ऑर्डर 4 का डिटरमिनेंट है। अब इसका माइनर कैसे निकालोगे, बिल्कुल सेम काम, बिल्कुल सेम काम, जो मेथड है बस वो सीखो बस, है ना, ये समझो। अब मैं मान लो A32 का डिटरमिनेंट चाहिए, वो माइनर चाहिए था मुझे, तो मैंने क्या किया सर, A32 पे पहुंचा और जिस रो में बैठा था उसको, जिस कॉलम में बैठा था उसको एलिमिनेट कर दिया, बाकी जो बच गया उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, बस। तो अब क्या बचा, बिल्कुल विदाउट चेंजिंग ऑफ ऑर्डर, बिल्कुल सेम वैसे लिखते हुए चले जाना है हमें, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सर, A11, फिर आ जाएगा A13, फिर आ जाएगा A14, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा A21 सर, फिर उसके बाद A23, फिर उसके बाद A24, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा A41, A42 और A44। डन, क्लियर। तो ये हमारे पास इसका डिटरमिनेंट आ गया। अब सर, अब तो आ गया हमारे पास 3/3, आपने 1/1 का सिखा दिया कि सीधा सिंपली बार आ जाएगा, आपने 2/2 का सिखा दिया, AD माइनस BC, मतलब पहले ऐसे मल्टीप्लाई फिर माइनस ऑफ इसका मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। अब ये तो आ गया सर 3/3, अब इसमें कैसा होगा, इस वाले डायगोनल का माइनस इस वाले डायगोनल का, ऐसा नहीं होता है, इसको थोड़ा चेंजिंग करने का, है ना, हर जैसे जैसे हमारे पास बढ़ता है। अब जो मैं मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, इसके बाद फिर वो मेथड जो है वो 3/3 के लिए, 4/4 के लिए, 5/5 के लिए, हर किसी के लिए वैलिड है। लेकिन वो हम लोग समझेंगे कब, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट में। उससे पहले हम लोग जो अभी रह गया एक पार्ट, कौन सा, कोफैक्टर, उसको तो समझ लो, है ना, तो उसको समझते हैं फिर। चलिए, तो मान लो इस वाले एग्जाम्पल में हमने माइनर समझा था, डन। अब इसमें कोफैक्टर को समझते हैं, वो क्या है, डन, क्लियर। अब कोफैक्टर के लिए क्या समझेंगे वो चीज सुनो, मैं क्या समझ जाता हूँ उस चीज को ध्यान ध्यान देना। तो माइनर निकालना सीख गए ना हम लोग। माइनर कैसे निकालते हैं कि जो भी एलिमेंट का हमें माइनर चाहिए उसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट करो, जो बच जाए उसको विदाउट चेंजिंग ऑफ ऑर्डर लिखो, एंड देन सॉल्व for the determinant part. Okay, if that determinant is 1/1, then the value of determinant will be same, and if the determinant is 2/2, then solve AD minus BC. If determinant is 3/3 or 4/4, 5/5, then how will you solve that type of determinant, it will discuss later, and then, है ना, till then, okay, understand this part. Okay, so now we discuss the cofactor part. Okay, सो कोफैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कोफैक्टर जिस सिंपली जो, है ना, अगर मुझे किसी का भी कोफैक्टर चाहिए, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, तो जैसे एलिमेंट हम लोग दिखाते हैं, जनरल एलिमेंट कैसे दिखता है AIJ करके, वैसे जनरल कोफैक्टर कैसे दिखता है CIJ करके। डन, तो मतलब क्या कह रहा होगा, इसका मतलब होगा कि सर कोई एक एलिमेंट जनरल एलिमेंट रहा होगा AIJ, जिसका कोफैक्टर है CIJ। सर तो ऐसे तो माइनर को भी दिखा सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल, माइनर को हम लोग कैपिटल MIJ से दिखाते हैं। हम लोग इस चीजों को आगे समझेंगे, ठीक है ना, अभी के लिए हम लोग इसको समझ लें इतना, ठीक है ना, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे इसलिए। तो अब क्या हुआ, अब माइनर को हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से, और अगर कोई जनरल एलिमेंट है तो MIJ करके, अगर कोफैक्टर है तो
सी आई जे करके। डन। तो सी आई जे है क्या बेसिकली वो समझो। तो अगर हमें कभी भी को फैक्टर निकालना है तो क्या करना है, माइनस वन टू दी पावर आई प्लस जे टाइम्स दैट टाइम ऑफ माइनर, है ना, माइनर ऑफ द जनरल एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या हो गया सर, सुनो सिंपली अगर मैं तुम्हें समझाऊं, हमें ये पता है सर माइनस वन की पावर अगर इवन होती है तो प्लस वन आता है, और माइनस वन की पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव आता है। डन। इतना समझते हो ना, जानते हो, तुम करके देख लो ना। माइनस वन का स्क्वायर करो, माइनस वन आएगा। माइनस वन की पावर फोर करो, माइनस वन आएगा। माइनस वन की पावर फोर बाई थ्री भी करोगे तब भी प्लस वन आ जाएगा। क्यों सर, है ना, क्यूब रूट करोगे माइनस देगा, लेकिन पावर फोर है तो फिर पॉजिटिव बना देगा। तो ये चीज ध्यान रखो, हमारे पास अगर कभी भी इवन पावर है ना, इवन पावर होती है, अगर कभी भी माइनस वन की पावर इवन नंबर है तो वो हमेशा प्लस वन देगा, और अगर ऑड पावर है तो हमेशा माइनस वन देगा। तो उसी पार्ट का हम लोग यूज करेंगे। सपोज अगर आई प्लस जे, तो इसके फॉर्मूले में है, अगर मैं आई प्लस जे को ऐड करूं और वो इवन आ जाए, अगर वो इवन आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि सर फिर तो सिंपली जो माइनर था वही कोफैक्टर है। क्यों, क्योंकि माइनस वन की पावर इवन होगा तो प्लस वन देगा, और प्लस वन टाइम्स मतलब वही सेम। तो यानी कि अगर आई प्लस जे का सम इवन है तो कोफैक्टर सेम है माइनर के। डन। तो अब इसी चीज को मैं लिखने वाला हूं, उसको समझो, है ना। इफ आई प्लस जे, है ना, इफ आई प्लस जे इवन है, इवन है, और इफ आई प्लस जे ऑड है, ऑड है, तो क्या होगा, है ना, यहाँ पे समझो। तो अगर आई प्लस जे इवन है तो जो कोफैक्टर होगा वही, सॉरी, है ना, अगर आई प्लस जे इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा। और डन। अगर ऑड आ गया तो जो कोफैक्टर होगा वो नेगेटिव माइनर के बराबर होगा, मतलब माइनस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस वन की पावर बनेगी ऑड, ऑड बनेगी तो माइनस वन आएगा, और माइनस वन आएगा तो उसका मल्टीप्लाई करने पर माइनस देगा। डन। अब तो सर सिंपली हम लोगों ने इनके तो माइनर निकाल चुके थे पिछली वाली स्लाइड में, तो वहीं का मैं थोड़ा यूज करूंगा और लिख दूंगा। अब तुम देखो यहाँ पे कोफैक्टर किसके निकाल लो तुम, ए वन वन का। अब ए वन वन, वन वन मतलब दोनों नंबर्स आई और जे वन और वन है, तो इनका ऐड किया, टू आया, टू विच इज इवन, एंड देन अप्लाई द पॉजिटिव साइन। अब पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हो गया, ये सेम आ जाएगा। तो कोफैक्टर जो ए टू टू का बनेगा, ए वन वन का जो कोफैक्टर होगा वो क्या रहेगा, ए टू टू, सेम रहेगा। अब कोफैक्टर ऑफ ए वन टू, अब जैसे मैंने इसके सफिक्स में देखा वन टू है और वन और टू का सम आएगा तीन विच इज ऑड, देन यूज अ नेगेटिव साइन। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, आ गया नेगेटिव साइन। देन सेम काम कोफैक्टर के लिए आ जाओ, कोफैक्टर के लिए टू वन, सर क्या हुआ, देखो ए टू वन जो भी रहा होगा वो बाहर आएगा ही आएगा, लेकिन बाहर माइनस का मल्टीप्लाई है तो माइनस से मल्टीप्लाई और हो जाएगा। कोफैक्टर टू वन, टू वन, टू प्लस वन इज थ्री, अगेन ऑड, फिर आ जाएगा माइनस। अब कोफैक्टर ऑफ ए टू टू, टू टू सर टू प्लस टू इज फोर, और फोर है तो इवन होगा, इवन हुआ तो यानी कि पॉजिटिव रहेगा। सेम, समझ गए। तो सर कितना सिंपल है, बस हमें माइनर पे फोकस करना था, कोफैक्टर तो वही सेम आ जाएगा। क्यों सर, अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो हम लोग आई प्लस जे को चेक कर लेंगे, अगर आई प्लस जे इवन है तो जो माइनर निकाला है वही कोफैक्टर है, और अगर हमारे पास, अगर मैंने आई प्लस जे को सम किया, अगर वो ऑड आ गया तो उसका कोफैक्टर जो होगा वो उस नेगेटिव के माइनर माइनर के बराबर हो जाएगा, मतलब माइनर निकालेंगे उसमें एक नेगेटिव चिपका देंगे तो हमारा कोफैक्टर बन गया। सही है। अब मान लो ये आ गया थ्री बाई थ्री के लिए, है ना, थ्री बाई थ्री के लिए। अब मुझे ए वन वन का फिर कोफैक्टर चाहिए, तो अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में निकाला है, हाँ, जो भी किया है, तो इसका माइनर क्या आया था, यही आया था ना, सेम। तो अब इसका कोफैक्टर क्या आएगा, सर सेम ही आ जाएगा। क्यों सेम आ जाएगा, सर वन वन है ना, तो वन प्लस वन इवन होता है सर, इवन होता है तो बिल्कुल सेम आएगा। तो ठीक है। अब मान लो यहीं पे अगर थ्री टू टू थ्री इन प्रकार से कुछ होता, ऑड होता, तो कैसे हो जाता, जैसे ठीक है, सपोज अब मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले मैंने इस ए टू थ्री का माइनर निकाल लिया, माइनर निकाल लिया। अब क्या करेंगे सर, ए टू थ्री, टू प्लस थ्री इज ऑड, ऑड है तो आगे क्या लग जाएगा, एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। डन। एक क्या लग जाएगा, एक नेगेटिव साइन आएगा, मतलब जो भी आने वाली वैल्यू होगी उस पर बाहर क्या रहेगा,
माइनस रहेगा। बस इतना सिंपल काम करना है। तो यही है माइनर और कोफैक्टर, बहुत इजी सा है। हमने बहुत अच्छे से माइनर कोफैक्टर को बहुत विस्तार, मतलब है ना, छोटी छोटी चीज़ों को भी हमने कवर किया है, बहुत अच्छे से बेसिक से लेके चले हैं, है ना। मान लो कुछ भी नहीं आता है तब भी मैंने उतना ही टाइम उस पर लगा के आपको बताया। तो आज की जो भी हमने इस क्लास में सीखा वो समझा कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है ना, इन चीज़ों। तो आज की क्लास में हम लोगों ने समझा है कि डिटरमिनेंट एक्चुअली होता क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, लोकेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, कैसे प्रिंसिपल डायगोनल काम करता है, कैसे डायगोनल एलिमेंट से ऊपर वाले एलिमेंट को देखा जाता है, कहाँ आई लेस देन जे होता है, कहाँ आई ग्रेटर देन जे होता है ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स की खासियत क्या है कि आई इक्वल टू जे होता है ना। फिर हम लोगों ने माइनर समझा कि सर अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर में चाहिए तो उसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, जो बच जाए उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो। फिर हमने 1/1 के लिए भी देखा, 2/2 के भी लिए देखा, 3/3 के लिए भी देखा, है ना, 4/4 के लिए भी देखा। ऐसे ही कोफैक्टर भी निकालो। तो सीधा कोफैक्टर कुछ नहीं है, बस माइनर है एक प्रकार का। माइनर निकालो और आई प्लस जे करके चेक कर लो। अगर आई प्लस जे इवन है तो प्लस लगा दो, अगर आई प्लस जे ऑड है तो उसका नेगेटिव कर दो। बस सिंपली सी बात है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। आज हम छोटा सा ये लेक्चर लिए, ऐसे हम लोग एक सीरीज को स्टार्ट किया, है ना। तो इसमें हम लोग आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग। ओके।